श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है वो है संधि। संधि की परिभाषा जान लेते हैं। पहले दो अति समीपाय वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। वैसे संधि का सीधा सीधा अर्थ है मेल। संधि का सीधा सा अर्थ क्या है? मेल। तो दो अति समीपाय वर्ण कौन से देखते हैं। ये लिखा मैंने रमा प्लस ईस है। क्या संधि बनती है इसकी? रमेश है। वो हम बाद में समझेंगे। पहले हम जो परिभाषा संधि की है उसको जान लेते हैं। दो अति समीपाय वर्ण कौन से अति समीपाय वर्ण है? इस प्लस से पहले वाला अक्षर और इस प्लस से बाद वाला अक्षर, ये अति समीप वर्ण है। इन्हीं में संधि होगी और यहीं पर एक नवीन वर्ण का उत्पादन होगा, उत्पत्ति होगी, और जो मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण करता है या करेगा। तो इस प्लस से पहले अगर आप समझे तो क्या है? आ। वर्ण विच्छेद हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो प्लस से पहले आ है और आ से पहले क्या है? म हलन, और उससे पहले हर है। इधर यदि देखें तो आ के बाद क्या है? ई। ठीक है जी। तो जो संधि होनी है किसमें होनी है? प्लस से पहले वाले और प्लस से बाद वाले में, यानी कि इन दोनों अक्षरों में। इन दोनों अक्षरों के मिलने से बनता है आ जमा ई, संधि के नियम के अनुसार ए। और ये ए जो है किसमें जुड़ेगा? हलंत अक्षर में, आधे अक्षर में। और आधा अक्षर कौन सा है? ये मैं। ये ए इसमें जुड़ जाएगा। तो मैं में जब ए जुड़ेगा तो ए की मात्रा उसमें लगेगी। तो मैं में लग गई ए की मात्रा, तो क्या बन गया जी? में। तो इसका मतलब ये जो में है ये किसके स्थान पर हुआ? आ और ई। और ये जो मैं था, मैं में हमने ए लगा दिया। तो इसका मतलब इनके स्थान पर तो हो गया में। पहले क्या है? र, उसके बाद क्या लिखे? में, और उसके बाद ये स, क्या बन गया जी? रमेश। ये है संधि। इसी को कहते हैं संधि। एक नवीन वर्ण का निर्माण हुआ। किसका? आ और ई मिलके बने ए मिल गया मैं में, और क्या बन गया? में, यानी कि ये बना। ये स्वर जो है हलंत में मिल गया और उसके मिलने से ये बना, और फिर ये र में स रमेश बन गया। ऐसे हम बनाना सीखेंगे। सीधा सीधा संधि की परिभाषा: दो अति समीप आए वर्णों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन होता है, उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। तो ये संधि के विषय में बता दिया जैसे। ठीक है जी। अब जानते हैं संधि होती कितने प्रकार की है। संधि कितने प्रकार की होती है? तो वही विद्यार्थियों, संधि होती है तीन प्रकार की। नंबर एक, स्वर संधि। शुरू में पढ़ा था हमने स्वर व्यंजन। ठीक है। और संस्कृत की एक विशेषता हिंदी से अलग क्या करते हैं, उसमें हलंत और विसर्ग आते हैं, तो इसलिए एक विसर्ग संधि भी है संस्कृत में। ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं हम स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा पढ़ लेते हैं, पहले जान लेते हैं। स्वर वर्णों के बाद स्वर वर्ण आने से उन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, विकार होता है, उसे कहते हैं स्वर संधि। अभी जो इससे पहले हमने रमेश किया था, उसमें यदि आपने ध्यान से देखा हो, रमा प्लस ईस है, इसकी संधि हमने क्या की थी? रमेश है। तो यहां प्लस से पहले क्या था? आ, और प्लस के बाद में क्या है? ई, यानी कि दोनों तरफ क्या है? स्वर। तो ये किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण। रमा जमा ईस है बराबर रमेश है, स्वर संधि का उदाहरण। उसके बाद नंबर दो,
व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद व्यंजन आने पर व्यंजन संधि होगी ही, या फिर स्वर के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है जी, उदाहरण देखिए। वाक प्लस ईस है, हलंत अक्षर जो होता है वो होता है व्यंजन, और आगे है स्वर। यहां पर जो संधि होगी वो कौन सी संधि कहलाएगी? व्यंजन संधि। और संधि किस किस में होती है? प्लस से पहले और प्लस से बाद वाले अक्षर में। तो यहां अलग से करने की जरूरत ही नहीं, ये पहले ही अलग है और ये है। ठीक है जी, तो यहां पर संधि कै का बन जाता है गे, और गे में मिल गई ये ई, तो गे में बड़ी की मात्रा क्या बन गया? ये अक्षर गी। तो पहले वा, उसके बाद ये गे में मिल गई बड़ी गी, और फिर आगे स, वा गी स। किसका उदाहरण है ये? व्यंजन संधि का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे विसर्ग संधि की परिभाषा हमने जान, मन है प्लस रथ है, मनोरथ है। विसर्ग को बना ऊ, और ऊ को मिल गया ये, और ए और ऊ मिलके बन गया वो, बन गया मनोरथ है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि में स्वर का स्वर से मेल, व्यंजन संधि में व्यंजन व्यंजन या व्यंजन के साथ स्वर का मेल, विसर्ग संधि में व्यंजन स्वर कोई भी हो, एक तरफ विसर्ग होना चाहिए। तो ये जान लिया हमने आज संधि और संधि के 3 भेदों को। कल से हम पढ़ेंगे स्वर संधि और उसके भेदों को, प्रतिदिन एक एक भेद जानेंगे। आप धैर्य के साथ बने रहिएगा, बहुत ही सरल है, आसानी से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे धीरे धीरे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इस चैनल को देख करके अपने ज्ञान को कुछ बढ़ा सकें। जय भारत, जय भारती।